अब हम करेंगे सरफेस अपेंडेजेस। सरफेस अपेंडेजेस कौन सी होती हैं? जो सरफेस से बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती हैं उनको हम सरफेस अपेंडेजेस बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर है हमारी फ्लैजेला। फ्लैजेला कैसा होता है? बैक्टीरिया के अंदर लॉन्ग होता है, थिन होता है, हेयर लाइक होता है। और ये कहाँ से अराइज होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होता है। ये बना हुआ होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। इसमें कोई भी 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता है और ये 360 डिग्री पे रोटेट करता है। ठीक है। और ये कैसे रोटेट करेगा? बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। प्रोटॉन ग्रेडियंट से रोटेट करता है, ना कि एटीपी से। ठीक है। फ्लैजेला के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल रिंग, हुक और फिलामेंट। देखो मान लो कि ये हमारी सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला पार्ट, ये मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इसकी बेसल बॉडी है। ठीक है, ऐसे ये इसकी बेसल बॉडी है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारी सेल वॉल है। तो यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी का कुछ पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और कुछ सेल वॉल में। फिर यहाँ से एक हुक जैसे स्ट्रक्चर निकलती है, ऐसी, इसको हुक बोलते हैं। और हुक से फिर यहाँ से निकलता है हमारा थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम फिलामेंट बोल देते हैं। तो ये हमारा हुक है और ये हमारी फिलामेंट है। ठीक है। हुक का काम, ये जो हमारी बेसल बॉडी है इसमें कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। तो 2 रिंग्स इसमें सेल वॉल में होती हैं और 2 रिंग्स इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती हैं। हुक का काम होता है हमारा फिलामेंट को और बेसल बॉडी को जॉइंट करना। ठीक है। ये रिंग्स घूमती हैं, इनसे ये हुक घूमता है और इनकी वजह से, इनके रोटेशन की वजह से फिलामेंट में मूवमेंट होती है। यही चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। बेसल बॉडी में 4 रिंग्स होती हैं, LPSM। ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नीचे। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारी सेल वॉल है। तो इसकी 2 रिंग्स यहाँ पे सेल वॉल में हैं और 2 रिंग्स इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। जो सेल से बाहर की तरफ जो रिंग्स होती हैं उनको हम डिस्टल रिंग्स बोल देते हैं और जो सेल की तरफ होती हैं उनको हम प्रोक्सिमल रिंग्स बोल देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हुक। हुक क्या करता है? कनेक्ट करता है फिलामेंट और बेसल बॉडी को। फिलामेंट क्या होती है? एक लॉन्ग थिन पार्ट होता है, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ 2 ही रिंग्स मिलती हैं, S और M। यानी कि ये 4 रिंग्स हमने अभी पढ़ी हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। तो ये हमने सरफेस अपेंडेजेस में सबसे पहले करी है फ्लैजेला। उसके बाद है हमारी पाइलाई। फ्लैजेला लंबा होता है जबकि पाइलाई छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये कैसी होती हैं? इलोंगेटेड होती हैं, लेकिन फ्लैजेला से छोटी होती हैं, छोटी इलोंगेटेड होती हैं, होलो होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये क्या करती हैं? फिज़िकल कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाती हैं टू ट्रांसफ़र प्लाज्मिड बिटवीन बैक्टीरिया। यानी कि अगर 2 बैक्टीरिया हैं, अगर 2 बैक्टीरियल सेल्स हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई दोनों के दोनों बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये पाइलाई प्रेजेंट होगी। जिसमें है उसको हम मेल सेल मान लेते हैं और जिसमें नहीं है उसको हम फीमेल सेल मानते हैं। ठीक है। अब जिसके अंदर है तो वो क्या करेगा? इसकी हेल्प से इस सेल के साथ में जॉइंट बनाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से पाइलाई जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। पाइलाई डू नॉट हैव एनी रोल इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में इनका कोई रोल नहीं होता। फिर है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होती है? शॉर्ट न्यूमरस, बहुत सारी छोटी छोटी सी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे बड़ा क्या था? हमारा फ्लैजेला। फिर उससे छोटी होती हैं हमारी ये पाइलाई और उससे भी छोटी होती हैं फिम्ब्री।
बहुत सारी छोटी छोटी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? सरफेस ऑफ बैक्टीरिया से। इनका फंक्शन होता है सेल को किसी भी सरफेस के साथ में अटैच करने का यानी कि एडेशन के लिए इनका रोल होता है। स्ट्रक्चरल अटैचमेंट टू द रॉक एंड वाटर, यानी कि पानी में अगर सेल है तो उसको रॉक के साथ, चट्टान के साथ में अटैच करने में, ठीक है, या फिर होस्ट के बॉडी के टिश्यू के साथ में अटैच करने में इसका काम होता है। तो फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, पाइलाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, और फिम्बरी सरफेस से अटैचमेंट में काम करती हैं हमारी। तो ये हमने 3 अपनी सरफेस अपेंडेजेस करी हैं, फ्लैजेला, पाइलाई और थर्ड थी हमारी फिम्बरे। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अभी तक हमने हमारा सेल एनवेलप कर लिया है। फिर सेल एनवेलप के बाद में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशंस करी हैं, ग्राम स्टेनिंग करा है, और फिर हमने सरफेस अपेंडेजेस कर ली हैं। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। अंदर की तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और इसमें क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, गैस वैक्यूल और प्लाज्मिड। अब एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले है राइबोसोम्स। बैक्टीरियल सेल के अंदर राइबोसोम 70S राइबोसोम्स होते हैं। 70S में कौन कौन सी सब यूनिट्स होती हैं? 50S प्लस 30S, यानी कि ये लार्जर यूनिट होती है और ये स्मॉलर सब यूनिट होती हैं। इन 2 यूनिट्स के मिलने से हमारा 70S राइबोसोम्स बनता है। यहाँ पे जो S है इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं स्वेटबर्ग यूनिट। ये हमें रिप्रेजेंट करती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, अगर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में वो कितनी जल्दी सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमने सब यूनिट्स बनाई हैं वो हमने इसके सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे बनाई है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे बनाई है। यहाँ पे मैथमेटिकल कोई कंसेप्ट नहीं है। तो 70S हमारा बनता है 50S और 30S सब यूनिट से। राइबोसोम्स फ्लोट करते हुए यानी कि फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं हमें साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। पोलिसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स ये क्या होते हैं? अगर हम यूकैरियोट्स के अंदर देखते हैं तो एक सिंगल राइबोसोम के साथ में एक सिंगल mRNA अटैच होता है। मान लो कि ये हमारा mRNA की थ्रेड है, mRNA है, तो इस पे सिर्फ एक ही राइबोसोम अटैच होगा। लेकिन इसमें प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम पोलिसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बोल देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये एक सेम ही टाइम पे बहुत सारे सेम प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर सके, इसीलिए इनके अंदर पॉलीराइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं सेम टाइम पे। इसी स्ट्रक्चरल चेन को हम क्या बोल देते हैं? पोलिसोम बोल देते हैं। पोलिसोम्स का क्या फंक्शन है? टू मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेम प्रोटीन की सेम टाइम पे बहुत सारी कॉपीज़ को फॉर्म करना। नेक्स्ट हमारा है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या करते हैं? ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो कि बैक्टीरिया है, उसने जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करे हैं तो उनको स्टोर करने का, रिजर्व करने का काम कौन करता है? इंक्लूजन बॉडीज़ करते हैं। ये मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होती, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन लेस और स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? एक्ट एज अ स्टोरेज डिपॉजिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मिलती हैं हमें। इंक्लूजन बॉडीज़ के टाइप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? अगर इसने फॉस्फेट को स्टोर कर रखा है तो उसको हम बोल देंगे फॉस्फेट ग्रैन्यूल। अगर इसने
फॉस्फेट को स्टोर कर रखा है और ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिलती है। इसको हम बोलते हैं साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। ये किसके अंदर पाया जाता है? साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, और क्या स्टोर करता है? फॉस्फेट को स्टोर करता है। फिर ग्लाइकोजन को ही स्टोर करेंगे। PHB ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? इनकी फुल फॉर्म होती है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये क्या करते हैं? कार्बन या फिर एनर्जी रिजर्व होते हैं ये, यानी कि कार्बन को या फिर एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। दीज रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स आर लिमिटेड। जब बाहर खाने की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे यहाँ पर स्टोर्ड कार्बन एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। सल्फर ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे? सल्फर को ही स्टोर करेंगे। फिर है गैस वैक्यूल्स उन बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं जो एक्वाटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जिनको हम बोल सकते हैं। इनके अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, दीज आर ऑल्सो मेम्ब्रेनलेस। और इनके अंदर क्या फील्ड होता है? तो गैस फील्ड होती है। और ये क्या करते हैं? बैक्टीरियल सेल को बुएंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या करना होता है? फोटोसिंथेसिस करना होता है, उसके लिए लाइट चाहिए होती है। वो फ्लोट करते हैं, तो फ्लोट करने के लिए उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे प्लाज्मिड्स। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सब बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। किसी के अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं भी होता है। कैसा होता है? स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये अपने आप से ही रेप्लिकेट कर सकता है, मेम्ब्रेनलेस होता है। इसके अंदर 3 जीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड के अंदर 3 जीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी? F जीन, R जीन और कोल जीन। F जीन को क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी जीन भी बोला जाता है। ये बैक्टीरिया को उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो पाइलाई होती हैं उनकी फॉर्मेशन इसी F जीन की वजह से होती है। अगर बैक्टीरिया के अंदर F जीन है तो पाइलाई बनेगी तो उसमें रिप्रोडक्शन भी होगा उस पाइलाई की हेल्प से, ठीक है। तो ये थी हमारी F जीन। फिर है R जीन मतलब रेजिस्टेंस जीन। ये क्या करती है? ये एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर R जीन है तो वो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो R जीन का काम होता है एंटीबायोटिक्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर है कोल जीन मतलब कोलिसिन जीन। कोलिसिन क्या होता है? ये एक केमिकल होता है, ये प्रोड्यूस करता है कोलिसिन को प्रोड्यूस करता है। ये मतलब कि जो कोल जीन है ये प्रोड्यूस करती है कोलिसिन, जो कि एक केमिकल होता है। और ये क्या करता है? ये दूसरे बैक्टीरिया को मारता है। एक ही जगह पे अगर मान लो कि बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, और अगर किसी के पास में ये कोल जीन है तो कोल जीन वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? कोलिसिन प्रोड्यूस कर सकता है, और ये उस बैक्टीरिया को मार सकता है जो इसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमने प्लाज्मिड के अंदर 3 जीन्स देखे हैं, F जीन, R जीन, कोल जीन। F फर्टिलिटी, R रेजिस्टेंस और कोलिसिन प्रोडक्शन जीन।